टारगेट 250 लाइक्स और 100 कमेंट्स। चैप्टर 177 सीएम का पागलपन। अब तक स्टडी रूम में आने के बाद शिवाय गेट लॉक करके बोला, बोलो क्या जरूरी काम था। ऋषभ हांफते हुए बोला, बिग बॉस। वो सारे। उसे अटकते देख शिवाय सर्द आवाज में बोला, जो बोलना है साफ बोलो और इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो। तो 2 मिनट तक ऋषभ खुद को रिलैक्स करता है, फिर बोला, बिग बॉस सारिका मैडम जिंदा है। यह शब्द सुनते ही शिवाय के पैर लड़खड़ा गए तो ऋषभ तुरंत शिवाय के हाथ को पकड़ लेता है। आगे तभी शिवाय अटकते हुए बोला, क्या सच में वह जिंदा है? अगर तुम मजाक कर रहे हो तो यह मजाक तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है। उसकी बात सुनकर ऋषभ तुरंत बोला, नहीं बिग बॉस, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच सच बोल रहा हूँ कि सार्विका मैडम जिंदा है। ऋषभ के मुंह से सार्विका जिंदा है, यह सुनकर शिवाय को अपने अंदर बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाली फीलिंग आई, लेकिन वह खुद को नॉर्मल करके बोला, जो इंसान आज से 10 साल पहले ही मर चुका है वह इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। इतना बोलकर वह खा जाने वाली नजरों से ऋषभ को घुरा। तभी ऋषभ बोला, बिग बॉस, यह तो मुझे नहीं पता कि कोई मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है, और ना ही यह पॉसिबल है। जरूर आज से 10 साल पहले कुछ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसे हम नहीं जान पाए हैं। उसकी बात सुनकर शिवाय कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोला, कहाँ है वह? तो ऋषभ बोला, नहीं पता बिग बॉस। उसके इतना बोलते ही शिवाय आगे बढ़ा और तुरंत उसका गला पकड़ लिया। वह बहुत ही जोर से ऋषभ का गला पकड़ा हुआ था, जिसके कारण ऋषभ को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। 2 मिनट बाद शिवाय उसे पीछे धकेलकर छोड़ देता है। वही ऋषभ खांसते हुए बोला, बिग बॉस, अभी हमें नहीं पता वह कहाँ है, लेकिन हमारे आदमी और कैप्टन भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। तभी शिवाय बोला, आखिर उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तो ऋषभ एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, बिग बॉस, सार्विका मैडम ही राजवीर खन्ना की वाइफ है। उसके इतना बोलते ही शिवाय के हाथों की मुठ्ठियां कस गई और उसके आंखों में नफरत दिखाई देने लगा। तभी ऋषभ फिर से बोला, बिग बॉस, आज आरके ने जो फोटो हमें दिया था कि यह उनकी वाइफ है और इसे ही हम लोगों को ढूंढना है, और इस फोटो में जो लड़की है वह कोई और नहीं सार्विक मैडम ही है। इतना बोलकर वह पॉकेट से फोन निकालकर सार्विका के फोटो को शिवाय के आगे कर देता है। वही शिवाय जब उस लड़की के फोटो को देखता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है और वो तुरंत ऋषभ के फोन को अपने हाथ में लेकर एकटक उस लड़की को देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद वह ऋषभ के फोन से उस लड़की के फोटो को अपने फोन पर सेंड करता है और फिर ऋषभ को फोन देते हुए बोला, 24 घंटा 24 घंटे के अंतर मेरी सारू मेरी पास होनी चाहिए। इतना बोलकर वो स्टडी रूम के ही चेयर पर आंखें बंद करके बैठ गया। वही ऋषभ अपने मन में बोलता है, सिर्फ 24 घंटा है हमारे पास। इतना बोलकर वह जल्दी से स्टडी रूम से निकल जाता है। वही अम्यांश कमरे में इधर से उधर टहलते हुए इंतजार कर रहा था कि कब शिवाय आएगा और उसे उसकी मम्मा का इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन जब वह ऋषभ को बाहर निकलते देखता है तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। वही ऋषभ भी उसे एक नजर देखता है और डर के मारे जल्दी से कमरे से भाग जाता है। लगभग 10 मिनट बाद शिवाय अम्यांश के सामने खड़ा था। वह इस वक्त पूरी तरह से अपने ऑफिस वाले लुक में था। तभी अम्यांश उसको घूरते हुए बोला, आपने बोला था कि आप मम्मा से मिलवाएंगे, फिर कहाँ जा रहे हैं आप? उसकी बात पर शिवाय बिना इमोशन के बोला, अगर अभी शांत रहे तो मैं पूरे 2 दिन तक तुम्हें मम्मा से दूर नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर अम्यांश के आंखों में चमक आ गया और वह खुद से बोला, अगर मैं मम्मा के पास 2 दिन पूरा टाइम रहूं तो मैं मम्मा को अपने बातों में फंसा लूंगा और फिर मैं इन्हें अपनी माँ से दूर कर दूंगा। इतना सोचकर वह जल्दी जल्दी बोला, ठीक है, जाओ, अभी आपके पास बहुत काम होगा, इसलिए अभी फिलहाल के लिए मैं आपको जाने देता हूँ। वही शिवाय जानता था कि अम्यांश अपने मन ही मन क्या खिचड़ी पका रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और बिना वक्त गवाए वहां से निकल गया। दूसरी तरफ सीएम आवास।
एसआर अपने कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी तो दूसरे हाथ में पर्स, और उस पर्स के अंदर एक लड़की की फोटो थी जिसकी उम्र करीब 10 से 12 साल होगी। वह एक घुट शराब पीकर बोला, जाना अब तो इस शराब से भी कोई असर नहीं पड़ता। जाना अब लगता है मेरे मरने के बाद ही तुम वापस आओगी। जाना तुम्हारे सीट को तुम्हारी जरूरत है। और फिर वह एक और घुट पीते हुए बोला, जाना तुमने मुझे धोखा दिया, जाना तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जाना पूरे 10 साल 2 महीने 9 घंटे 8 मिनट हो चुके हैं तुम्हें जाए हुए मुझे छोड़कर, फिर भी मैं तुम्हें नहीं भुला पा रहा हूँ। ऐसा क्या जादू किया है मेरे ऊपर जाना। और फिर वह एक और लंबा घूंट पीता है और फिर देखता है कि बोतल खाली हो चुका है तो वह अपने एक हाथ से ही उसे बोतल को जोर से दबाता है तो वह बोतल चकनाचूर हो जाता है और पूरी तरह से उसके हाथों में चुभ जाता है और उसके हाथों से खून सरासर बहने लगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक तक बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था। तभी वह नीचे झुका और अपने होंठ को उसे फोटो में जो लड़की थी उसके माथे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद वह अपने होंठ को हटाते हुए बोला, जाना एक खुशखबरी तुम्हें दूं। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ जाना, क्योंकि तुम तो मेरे पास नहीं आ रही इसलिए मैं ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इतना बोलकर वह अपने एक हाथ से फोटो को बड़े ही प्यार से पॉकेट में डालता है और फिर तुरंत शराब के बोतल के टुकड़े को अपने हाथ में उठाता है। फिर धीरे से उस शीशे को अपने लेफ्ट हैंड के नस पर रखता है और फिर धीरे धीरे वह 4 जगह अपने हाथ को काट लेता है। हाथ काटने के बाद वह उसी शीशे से एक पेज पर लिखते हुए बोला, सॉरी मॉम, नहीं जी सकता उसके बगैर। 10 साल से उसका इंतजार कर रहा हूँ लेकिन अब तो उम्मीद भी खत्म हो गया है। मॉम मुझे माफ करना क्योंकि मैं आपका एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मॉम मेरे अलावा आपके पास 5 और बेटे हैं तो प्लीज उनके साथ खुश रहना और मुझे मत याद करना। और निक्कू से भी बोलना जब वो साइंटिस्ट बन जाए तो सबसे ज्यादा खुश उसका सिद्धार्थ भैया होगा, और अगर नहीं बनी तो उदास मत होना क्योंकि उसके सिद्धार्थ भैया ने उसके लिए बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीद कर रखा हुआ है। इतना सब वह उस पन्ने में लिखकर पन्ने को वही टेबल पर रिमोट से दबाकर रख देता है और फिर वह अपने कदमों को धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ाता है। तभी उसका सर घुमा और वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। लगभग 10 मिनट बाद गेट खुला और एक और जवान लड़का अंदर दौड़ते हुए अंदर आया और बोला, सिद्धार्थ भैया। और फिर वह तुरंत उस लड़के के पास घुटने के बल बैठकर उसके नाक के पास हाथ ले जाकर देखता है तो पाता है कि इनकी सांसें चल रही थी, इसलिए वह तुरंत चिल्लाते हुए बोला, गार्ड, गॉड वेयर आर यू, कहाँ मर गए तुम सब। वही उसको इतना चिल्लाता देख एसके का असिस्टेंट जल्दी से अंदर भागते हुए आया और उसकी नज़र जैसे ही फर्श पर गिरे एसके पर पड़ा उसकी सांसें ही थम गई और वह तुरंत भागते हुए एसके के पास आया और उनको उठाते हुए बोला, बॉस बॉस क्या हुआ आपको। तभी वह लड़का जो सबसे पहले कमरे में दाखिल हुआ था वह जोर से असिस्टेंट के हाथ को झटक कर बोला, दूर रहो तुम जानते थे कि उनकी हालत क्या है फिर भी तुमने इन्हें अकेला रहने दिया। तभी असिस्टेंट बोला, सर आप जानते हैं ना कि सिद्धार्थ सर किसी के भी नहीं सुनते। तभी वह लड़का बोला, चुप एकदम चुप, मुझे बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, अब जल्दी से इन्हें उठाने में मेरी मदद करो। उसके इतना कहते ही असिस्टेंट आगे बढ़ा और उस लड़के के साथ मिलकर सीएम साहब यानी कि सिद्धार्थ को उठाने लगे। तभी लगभग 10 गार्ड भागते हुए अंदर आए और जब उन्होंने अपने बॉस को इस हालत में पाया तो वो जल्दी जल्दी उन्हें उठाने में मदद करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीके हॉस्पिटल में सिद्धार्थ को भर्ती किया गया। वह अभी आईसीयू में था। वहीं यह बात अब पूरी तरह से मुंबई शहर में फैल चुका था कि महाराष्ट्र का सीएम एसके मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीके हॉस्पिटल में एडमिट है। चैप्टर 178 मेरी बेटी की शादी अंजलि के बेटे से। किसी को भी यह नहीं मालूम था कि उनके एडमिट होने के पीछे का रीजन क्या है, लेकिन मीडिया वाले बढ़ा चढ़ाकर बोले जा रही थी। कोई मीडिया कह रहा था कि यह कोई एक एक्सीडेंट था तो दूसरा कह रहा था या एक मर्डर का प्लानिंग था। वहीं अस्पताल के अंदर आईसीयू में सिद्धार्थ को डॉक्टर इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर रहे थे
और सारे डॉक्टर के माथे पर पसीना था क्योंकि इमरजेंसी रूम के बाहर इंडिया के सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन वरिष्ठ खुराना खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हुई थी और उसके कपड़े भी पूरे खून से सने हुए थे। उसके हाथों में भी यहाँ तक कि खून लग चुका था सिद्धार्थ का। लेकिन जल्द ही डॉक्टर अपने होश में आए और सीएम सिद्धार्थ का इलाज करने लगे। वही आईसीयू के बाहर वरिष्ठ खुराना खड़ा था और उसने ही सीएम सिद्धार्थ को यहाँ पर लाकर भर्ती किया था। वह अभी लड़खड़ाते हुए हाथों से अपने पॉकेट से फोन निकालता है और किसी के पास कॉल लगाकर बोला, भैया भैया। सिर्फ वह यही शब्द बार बार दोहराया जा रहा था। वही उसके कपकपाते आवाज को भांपते हुए दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हुआ वरिष्ठ, तू ठीक तो है ना? जिस पर वरिष्ठ खुराना बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन तो उधर फिर से आवाज आई, लेकिन क्या? क्या सब चीज ठीक तो है ना? तो वरिष्ठ खुराना अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोला, कुछ ठीक नहीं है भैया। सिद्धार्थ भैया ने सुसाइड करने की कोशिश की है और वह अभी आईसीयू में एडमिट है, उन्हें अभी आपकी जरूरत है। वही यह लाइन सुनते ही फोन के दूसरी तरफ वाला आदमी झटके से नीचे गिर गया और वह 2 मिनट तक वहीं पर सुन्न रह गया। लेकिन वह जल्दी से होश में आया तो देखा कि फोन कट चुका था, इसलिए वह बिना वक्त गंवाए दौड़ते हुए वहां से बाहर भागा। वही दूसरी तरफ रायजादा मेंशन में सभी परिवार वाले हॉल में बैठे हुए थे, सिर्फ विक्रांत जी को छोड़कर वहां पर अभी ओबेरॉय फैमिली भी था। यंगस्टर में कोई नहीं था, सिर्फ निकेश को छोड़कर। ओबेरॉय फैमिली यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि जानकी जी को विक्रांत जी से मिलना था, इसलिए वह यहाँ आई थी। पहले तो अरहान ने उन्हें मना किया, लेकिन उनकी जिद के आगे मजबूरन उन सबको यहाँ आना पड़ा। सभी परिवार वाले बैठे हुए थे, तभी जानकी जी बोली, विक्रांत कहाँ है माँ? उनकी बात सुनकर रायजादा दादी खुश होते हुए बोली, जानकी बहू, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला था। मैं खुद विक्रांत को ओबेरॉय मेंशन लाने वाली थी तुमसे और राम से मिलवाने। उनकी बात पर जानकी जी बोली, नहीं माँ, आपको आने की जरूरत नहीं थी, मुझे तो बस विक्रांत से कुछ बात जाननी थी। वही जानकी जी की बातें रागिनी जी को बहुत बुरा लग रहा था और साथ साथ विक्रम जी को भी। वही रेयांश सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा था, उसके हाथ में मोबाइल था और उसमें वह न्यूज़ सुन रहा था। जब उसने विक्रम जी को देखा तो उसने अपने फोन का साउंड पूरे जोर से कर दिया, जिसके वजह से उसके फोन में जो न्यूज़ चल रहा था वह सबके कानों में जाने लगी। फोन में एंकर बोल रहे थे कि आज का ब्रेकिंग न्यूज़, महाराष्ट्र के सीएम को जान से मारने की साजिश। वह अभी फिलहाल के लिए पीके हॉस्पिटल में एडमिट है। वहीं जब यह खबर पूरी रायजादा और ओबेरॉय फैमिली ने सुनी तो हैरान रह गया, क्योंकि एसके कोई आम शख्सियत नहीं था, बल्कि वह पूरा महाराष्ट्र का एक तरह से देखा जाए तो राजा था और उसका इस तरह से अस्पताल में एडमिट होना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वही जब रायजादा दादू ने यह न्यूज़ सुना तो वह रियांश को बोले, रियांश इधर आओ जरा। वही रियांश जो विक्रम जी के नज़रों से बचकर बाहर जाना चाहता था, इसलिए मोबाइल के साउंड को ज्यादा कर दिया था। वो अब खुद ही फंस चुका था, लेकिन वह यहाँ से भाग भी नहीं सकता था, इसलिए उसने फोन को अपने जेब के अंदर डाला और फिर रायजादा दादू की ओर बढ़ गया। वह जैसे ही रायजादा दादू के पास गया, दादू बोले, न्यूज़ वाले क्या बोल रहे थे एसके के बारे में? उनकी बात पर रियांश बोला, दादू महाराष्ट्र के सीएम हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हीं के बारे में पूरे न्यूज़ में खबर चल रही है। उनकी बात पर दादू हाँ में सिर हिलाया तो दादी जी बोले, क्या क्या जमाना आ गया है, देखो अब महाराष्ट्र का सीएम भी सेफ नहीं रहा है। तभी सबके कानों में करिश्मा जी की बुदबुदाते भरी आवाज गई, देखो आ रहा है महाराज। उनकी बात सुनकर जब सब लोगों ने सीढ़ियों के ऊपर देखा तो पाया कि विक्रांत जी नीचे आ रहे हैं। विक्रांत जी को देखकर जानकी जी खुश हो गई। वही विक्रांत जी नीचे आए और सबको इग्नोर करके बाहर जाने को हुए, तभी जानकी जी बोली, विक्रांत मुझे तुमसे कुछ बात करना है। उनकी यह सुनकर विक्रांत जी के पैर वहीं पर रुक गए और वह पीछे मुड़कर देखे तो पाए कि जानकी जी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह यहाँ आई थी, इसलिए वह बोले, बोलिए क्या काम था आपको?
तो जानकी जी एक नज़र सब परिवार वालों को देखते हुए बोली, अकेले में बात करना है। तो जानकी जी एक नज़र सब परिवार वालों को देखते हुए बोली, अकेले में बात करना है। उनकी बात पर विक्रांत जी बोले, ठीक है, और फिर वह वहां से एक कमरे की ओर बढ़ गए। तभी जानकी जी भी एक नज़र राम जी को देखी और विक्रांत जी के पीछे पीछे चली गई। वही पूरी रायजादा और ओबेरॉय फैमिली हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे, जो उन्हें बिना कुछ एक्सप्लेन किए ही अपनी एक दूसरे से बात करने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। जानकी जी जैसे ही कमरे में पहुंची तो पाया कि विक्रांत जी पहले से ही वहां मौजूद थे, तो वह बिना गेट लॉक किए ही विक्रांत जी से बोली, विक्रांत मुझे सच सच बताओ, यह क्या चल रहा है। उनकी बात पर विक्रांत जी एक नज़र घूरकर जानकी जी को देखते हैं और फिर बोलते हैं, क्या चल रहा है, मैं यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने आया हूँ। तो जानकी जी अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करते हुए बोली, मुझे बहुत कुछ पहले से ही मालूम है। मुझे तो यह भी पता है कि अंजलि तुमसे प्यार करती थी, वह भी आज से नहीं, स्कूल टाइम से। लेकिन फिर जब आपका डैड ने आपके लिए अंजलि का रिश्ता लाया था तो फिर आपने क्यों मना किया। वही जानकी जी से यह बात सुनकर विक्रांत जी शॉक में चले गए, लेकिन वह जल्द ही नॉर्मल हुए और बोले, हमें चलना चाहिए, वरना यहाँ इस फैमिली की सोच बहुत घटिया है, वह हमारे बारे में कुछ अलग ही सोचने लगेंगे। इतना बोर कर वो जाने लगे। तभी जानकी जी फिर से बोली, ठीक है, नहीं बताना कुछ तो मत बताओ, लेकिन क्या तुम अंजलि का कांटेक्ट नंबर मुझे दे सकते हो। उनकी बात सुनकर विक्रांत जी वही फ्रिज हो गए, लेकिन वह जल्द ही बोले, मेरे पास उसका नंबर कहाँ से हो सकता है, मैं उसे थोड़ी ना जानता हूँ। उनकी बात सुनकर जानकी जी के चेहरे पर उदासी छा गई। वही विक्रांत जी उनके चेहरे को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जानकी जी उदास हो गई तो वह बोले, वैसे आपको अंजलि का नंबर क्यों चाहिए। तो जानकी जी बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे उससे एक बात जाननी है, एक वादा निभाना है। मुझे एक बार मिली थी मॉल में, लेकिन मुझसे बात ही नहीं हो पाई। तभी विक्रांत जी बोले, कैसा वादा। तो जानकी जी फ्लो में बोली, अंजलि ने मुझसे प्रॉमिस किया था, अगर शादी के बाद उसे लड़की हुई तो वह मेरे बेटे के साथ शादी करेगी, और अगर लड़का हुआ तो मेरी बेटी। अभी उन्होंने इतना बोला था, तभी उनको ध्यान आ गया कि उन्होंने क्या बोल दिया, इसलिए वह बिना रुके कमरे से बाहर निकल गई। वही विक्रांत जी ने जब जानकी जी की यह बात सुनी तो पहले तो वह हैरान थे, लेकिन बाद में उनका गुस्सा पूरी तरह से उनके सर पर सवार हो गया और वह कमरे के सामान इधर-उधर तोड़ते हुए बोले, ऐसा कभी नहीं होगा जानकी राजपूत। तुम्हारे बच्चों की वजह से मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। 10 साल पहले हुई घटना को मेरा बेटा नहीं भुला पा रहा है, वह अभी तक उसी का इंतजार कर रहा है। और रही बात मेरी बेटी का, तो मैंने भी तुम्हारे बेटे को पसंद किया था अपनी बेटी के लिए, लेकिन उसने भी धोखा ही दिया है। इसलिए अब मेरे बच्चों यानी कि कोई भी खुरानास का शादी राजपूत और ओबेरॉय फैमिली में मैं नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर वह भी कमरे से निकल गए। वही हॉल में बार बार राम जी जानकी जी को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने जानकी जी और विक्रांत जी की पूरी बात गेट के पास से सुन ली थी। तभी करिश्मा जी बोली, वैसे जानकी भाभी आप क्या बात कर रही थी उनसे। अभी जानकी जी कुछ बोलती उससे पहले ही सबका ध्यान विक्रांत जी पर गया, जिनकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था। वही विक्रम जी जब विक्रांत जी को देखें तो अपना गुस्सा छुपाने और ध्यान भटकाने के लिए रिमोट लिए और हॉल का टीवी ऑन कर दिए। जैसे ही टीवी ऑन हुआ, न्यूज एंकर वाले बोलने लगे, अभी अभी नई जानकारी मिली है कि सीएम आवास पर अटैक हुआ था, जिसके वजह से महाराष्ट्र के सीएम एसके हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वही विक्रांत जी जो गुस्से में बाहर जाने को हुए थे, जैसे ही उन्होंने न्यूज सुनी उनके पैर वहीं पर जम गया और वह एकदम से नीचे गिर गए। वही जब पूरी फैमिली ने देखा कि विक्रांत जी बेहोश हो गए तो रायजादा दादू जल्दी से बोले, डॉक्टर को बुलावो कोई। उनकी बात पर अरिताज जी जल्दी से डॉक्टर के पास कॉल लगाए और फिर निकेश और फैमिली के कुछ लोग मिलकर विक्रांत जी को वहीं सोफे पर लेटा दिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और विक्रांत जी का चेकअप करके बोले, उन्हें किसी चीज का सदमा लगा है क्या, उन्होंने कुछ ऐसा वैसा देखा है जो उनके दिमाग पर अटैक किया हो।
उनकी बात पर विक्रम जी बोले, इसने ऐसा वैसा कुछ नहीं देखा, जरूर यह नाटक कर रहा होगा हम लोग का सिंपैथी पाने के लिए। तभी विक्रांत जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। उनकी आंखें जैसे ही खुली वह तुरंत ही सोफे पर बैठकर एकदम से टीवी की ओर देखने लगे, जिसका साउंड को म्यूट कर दिया गया था, लेकिन टीवी पर हेडिंग साफ दिख रहा था, एसके आईसीयू में है। इस हेडिंग को पढ़ते ही विक्रांत जी अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश करने लगे, लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनके इस तरह से रिएक्ट करने पर रायजादा दादी आगे बढ़ी और बोली, ऐसा क्या हो गया है कि तू इस तरह से पैनिक कर रहा है। उनकी बात पर विक्रांत जी कुछ नहीं बोले। तभी उनको अनुज मेन गेट से अंदर आते हुए दिखा। उसको देखते ही विक्रांत जी चिल्लाते हुए बोले, अनुज कम हेयर। वही अनुज जिसके माथे पर पसीनों की लकीर थी, जैसे ही विक्रांत जी की आवाज सुनता है वह उनकी ओर बढ़ जाता है। अनुज जैसे ही विक्रांत जी के पास पहुंचा, विक्रांत जी खांसते हुए बोले, अनुज सिद्धार्थ कैसा है। उनकी बात सुनकर अनुज का चेहरा पीला गया, क्योंकि वह यही बात करने यहां आया था कि सिद्धार्थ सर आईसीयू में एडमिट है। तभी इस बार विक्रांत जी अनुज के दोनों कंधे को झटकते हुए बोले, मैंने क्या पूछा, सिद्धार्थ कैसा है। तो अनुज होश में आते हुए बोला, सर अभी वह आईसीयू में है। यह बात सुनते ही विक्रांत जी फिर से गिरने को होते हैं, लेकिन अनुज पकड़ लेता है। तभी विक्रांत जी इस बार खुद को जल्दी से जमीन पर खड़ा करते हुए बोले, मुझे निकलना होगा यहाँ से। इतना बोलकर वह बिना वक्त गवाए वहां से बाहर जाने के लिए बढ़े। वही उनके पीछे पीछे अनुज भी जाने को हुआ। तभी रायजादा दादू अपने रौबदार आवाज में बोले, सिद्धार्थ कौन है अनुज। उनकी बात को अनुज जवाब देना नहीं चाहता था, इसलिए वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। वहीं पूरी रायजादा और ओबेरॉय फैमिली हॉल में खड़े बस तमाशा ही देख रही थी। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर यह सिद्धार्थ है कौन जिसके लिए विक्रांत रायजादा इतने ज्यादा पैनिक हो गए।